हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में देखो दोस्तों, आज हम लोग एमपी टेट की जो टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व करवाने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, उसी के क्वेश्चंस जो भी इस टेस्ट सीरीज में रखे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला जो ये फैकल्टी नंबर जो फर्स्ट ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं। देन इसके बाद हम लोग सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो है इनको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने के पहले जो भी बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम पूरे क्वेश्चंस पेपर जो भी इसमें दिए गए हैं 15 से 20 जो टेस्ट सीरीज में पेपर दिए गए हैं इन सभी को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल मेजर 36 डिग्री। मतलब अगर एक एंगल की वैल्यू 36 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इट मीन्स दैट मान लीजिए पहला एंगल थीटा है तो थीटा वन, दूसरा एंगल थीटा टू है, और इन दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। यहाँ से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक कोण 36 डिग्री का है, तो एक कोण 36 डिग्री तक का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो एक कोण की जगह थीटा वन की जगह पे 36 रख देंगे। थीटा टू हमको नहीं पता, उसी की वैल्यू निकालना है। तो ये 90 डिग्री, देन थीटा टू बराबर 90 माइनस 36। इट मीन्स दैट 54 डिग्री जो है इसका कम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। देन इसके बाद अब इसी को अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो देखिए, इंग्लिश में देखने के बाद अब इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो हिंदी में पूछा गया है कि 36 डिग्री मापन कोण का पूरक क्या कहलाएगा। पूरक मतलब एक तरह से ये होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण अगर 36 डिग्री है तो दूसरा कोण जो है 54 डिग्री हो जाएगा, तो वह उसका पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो जब दो एंगल को जोड़ने के बाद उनका सम 90 डिग्री हो जाए तो उसी को पूरक कोण कहते हैं। तो ये आपका आंसर जो है सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपके पेपर में, ठीक है। दोनों एंगल को जोड़ देना है, जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसका पूरक कोण कहलाएगा। देन इसके बाद अब देखिए, ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन जो भी है तो है। अब इसके बाद इसी में हम आपसे बात कर लेते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए, संपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल की वैल्यू जो है 180 डिग्री होती है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 180 डिग्री। तो मान लीजिए इसका एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 150 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है आपके 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद कोण को निर्दिष्ट करता है। बृहद कोण को कौन सा निर्दिष्ट करता है ये हमको बताना है। तो ये एक, दो, तीन, चार, चार एंगल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये फर्स्ट है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन इसके बाद फोर्थ। देखिए, बृहद कोण का मतलब ये होता है कि जब जो भी ये कोण आप लोग देख पा रहे होंगे, जब दो रेखाखंडों के बीच में जो गैप होता है उसी को कोण बोलते हैं, उनके बीच में कोण बनता है। तो कोण जो होता है, बृहद कोण की बात कर रहा है तो बृहद कोण का मतलब होता है जब एक एंगल की वैल्यू जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होती है उसे बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोण की अगर बात करें तो कोण जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वह न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। देन इसके बाद आता है समकोण। समकोण की मतलब होता है जिस कोण की वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर होती है उसे समकोण कहते हैं। और अधिक कोण का मतलब होता है जब
किसी एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। न्यून कोण मतलब एक तरह से एक्यूट एंगल, जब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण के तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। सम कोण का मतलब होता है जब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे जो है समकोण कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और दो कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है। देन अधिक कोण का मतलब जब इसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो जैसे ये वाला कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसे अधिक कोण बोला जाएगा। बाकी सभी कोण जो है न्यून कोण होंगे। ठीक है। तो अधिक कोण में एक कोण अधिक होना चाहिए, सम कोण में एक कोण सम होना चाहिए, देन न्यून कोण में तीनों कोण न्यून होना चाहिए। ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया। देन बृहत कोण का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से जब एक एंगल की वैल्यू जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होती है उसे बृहत कोण बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखते हैं, ये तो अधिक कोण बना हुआ है, इसके एक एंगल की वैल्यू अधिक कोण है। ठीक है ना, अर्थात 90 से ज़्यादा है, तो ये तो बृहत कोण होगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है। देन इसके बाद ये जो बना हुआ है आपका सरल कोण बना हुआ है, अर्थात रिज कोण, जिसकी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब एक सरल रेखा में बना हुआ कोण जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो इसमें दो कोण जो है 90-90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद इस वाले कोण की बात कर लेते हैं। तो ये एक न्यून कोण बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है तीनों नहीं हो सकते, तो केवल तीसरा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए इसमें ये बृहत कोण की बात कर रहा है, तो एंगल यहाँ से मेजर किया जा रहा है। तो देखिए ये एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अब हमको पता कैसे चलेगा, देखो ये एक सीधा एक रेखाखंड आपको दिख रहा होगा। इस रेखाखंड को अगर हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा देते हैं इसी को सीधा करते हुए, तो ये 180 डिग्री बन गया। देन 180 के बाद और इसने इसे रोटेट कर दिया, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये एक बृहत कोण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है चलिए अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 7 सेंटीमीटर अगर उसकी त्रिज्या दी गई है तो उसके गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन सभी दिए गए हैं कि इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर का, अगर उसकी रेडियस 7 दिया गया है तो चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं कि त्रिज्या क्या होती है इसे देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये एक, मान लीजिए आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है, तो ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो कोई भी वस्तु जो एक चक्कर लगाने में उसके द्वारा चली गई दूरी जो होती है वृत्त की परिधि कहलाती है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे इसे वृत्त की परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो ये वृत्त के केंद्र की हेल्प से ही वृत्त बनाया जा सकता है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, जिसे ओ से हमने स्वैप कर दिया। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, उसे आर से स्वैप किया जाता है, रेडियस। ओके। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और जब वृत्त की परिधि में कोई भी रेखा जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है तो उसे वृत्त की क्या बोलते हैं, व्यास बोला जाता है। ये भी एक रेडियस हो गई। तो जो वृत्त का जो व्यास होता है उसे डी, डायमीटर स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो 2 गुणे त्रिज्या होता है इसका मतलब, और रेडियस का मतलब होता है डायमीटर अपान 2। तो ये भी आप लोग से बनना चाहिए। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी जो हमने आपको बताई। देन इसके बाद अब आते हैं हम लोग इसके गोलार्ध की बात कर लेते हैं। तो देखिए गोला क्या होता है, गोला एक 3D शेप होता है, वृत्त एक 2D डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल होता है, अर्थात 2 विमीय होता है। जबकि गोले की बात करें तो गोला 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना, त्रिविमीय आकृति होती है। तो इसकी बात करते हैं तो गोला एक त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति वही कहलाती है जो ठोस होती है, पूरी तरह से सॉलिड बॉडी होती है। ओके। तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोलार्ध मतलब एक हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। तो अभी जो हमने बनाया था वो गोला था, वृत्त था। तो गोलार्ध क्या हो गया, जैसे गोला को आधा काट दिया गया, तो सपोज ये जैसे जो है ये हम आपको गोलार्ध बता रहे हैं। ठीक है ना,
ये गोलार्ध हो गया। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr² होता है। कितना होता है? 2πr²। ओके, तो इस फार्मूले में हमको वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ये तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया जो यहाँ पे दिया गया है। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, तो ये सबको पता चल गया। देन इसके बाद गोलार्ध की अगर आयतन की बात करें तो 2/3πr³ होता है। तो ये सभी फार्मूले जो मेंसुरेशन में दिए गए क्षेत्रमिति में सबको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो कितना अभी हमने जस्ट फार्मूला बताया 2πr²। तो 2πr² में 2 और पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, सबको याद होना चाहिए। देन r², r का मतलब 7 × 7, स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिख दिया, तो 7 से 7 को काट दिया और इनको मल्टीप्लाई करना है तो 22 दूनी 44 और 44 में 7 का गुणा कर दिया तो 44 × 7, इट मीन्स दैट 7 चौक 28 और 7 चौक 28 तो 30। तो कितना हो गया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ओके, देन अब इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालिए। अब देखिए गोले का आयतन अभी हमने आपको बताया, अर्धगोले या गोलार्ध का आयतन क्या होता है? 2/3πr³। देन गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। क्यूब लिखा हुआ है मतलब ये आयतन को शो अप करता है। इसमें 3 साइड होती है। ठीक है, ओके। तो अब इसमें इसका आयतन निकालना, तो गोले का आयतन का फार्मूला तो हमने लिख दिया। तो अब इसमें आयतन में हम लोग फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो 4/3, देन इसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 × 7 × 7। ओके, तो 7 से 7 कट गया। देन इसके बाद जो भी वैल्यू बची हुई है उनको आपस में 4 को 22 से गुणा करना है तो 88 और 7 × 7 = 49, 88 × 49/3। तो इन दोनों को आपस में गुणा करके 3 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो हमारा उत्तर जो है 137.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे कैलकुलेट करके। ठीक है, 88 और 49 को गुणा करना है, फिर 3 से भाग दे देना है क्योंकि 3 से कोई भी नंबर कट नहीं रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रायंगल PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ओके ठीक है। देन एंगल P की वैल्यू जो दिया गया है इसे एंगल पढ़ा जाता है। तो एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री है और एंगल Q की वैल्यू 50 डिग्री है। तो त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे लंबी है? ओके, त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे लंबी है ये हमको बताना है। तो देखो एक त्रिभुज PQR दिया गया है। ठीक है, तो PQR एक त्रिभुज दिया गया है। तो एंगल P की वैल्यू हमको पता है, देन इसके बाद Q की वैल्यू पता है। तो त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे लंबी है? तो पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो एंगल की वैल्यू दिया गया है तो इसमें कौन सी भुजा सबसे लंबी हमको निकालना है। तो त्रिभुज के 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन सभी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण जो है 60 डिग्री मान लो ये दिया गया है, देन दूसरा कोण ये 50 डिग्री दिया गया है। तो तीसरा कोण निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11, 110 डिग्री आ गया। देन तीसरा कोण निकालना है तो तीनों कोणों का योग जो होता है 110 होता है। तो 110 में 180 होता है, 180 में 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। मतलब तीसरा कोण जो है 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये कोण 70 डिग्री है। तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। देन इसके बाद ये 50 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे ये 70 डिग्री बन रहा है। तो कौन सी भुजा सबसे लंबी होगी?
तो जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वो सबसे लंबी मानी जाती है। तो ये भुजा जो है सबसे लंबी होगी। इट मीन्स दैट पी क्यू जो है सबसे लंबी भुजा मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा के रखे हैं भाई साहब, उसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 9876। फिर यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद 5431 लिखा हुआ है और इक्वल टू के इस बार जो भी लिखा है तो उसकी वैल्यू भी हमें पता है 555 देन 3। ओके, तो सबसे पहले इनको तो जोड़ देते हैं क्योंकि ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, प्लस का साइन है तो इक्वल टू के इस बार जो भी साइन रहेगा उसी साइन का यूज करते हुए हमको इनको ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ऐड करने की बात कर रहा है तो हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों को जोड़ दिया तो 6 1 7 आ गया। देन इसके बाद 7 3 10 हो गया और 8 4 12 1 13 हो गया और 6 9 और 5 14 मतलब 4 हो गया। 9 5 14 1 15, तो 15,307 आ जाएगा। अब माइनस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है मान लीजिए हमने उसकी जगह पे x लिख दिया बराबर 5,553। माइनस यक्स जो है इसे बराबर के इस पर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। देन 5,553 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में था तो बराबर के इस पर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मानते हैं इस बात को। देन इसके बाद देखिए अब ट्रांसफ़र करने का कुछ रूल आपको बता देते हैं। जैसे प्लस लिखा हुआ है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस लिखा है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो मतलब प्लस माइनस का अपोजिट होता है, माइनस प्लस का अपोजिट होता है। ये तो आपको पता चल गया। देन इसके बाद इसी तरह अगर कहीं पे गुणा लिखा है मल्टीप्लाई तो वो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ये भी सबको पता चल गया। देन इसके बाद अब आगे बढ़े हैं अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 15,307। तो 15,307 में अगर हम लोग 5,553 को माइनस कर दें तो यहाँ पे 4 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। देन इसके बाद ये इसके एक हासिल दे देगा तो 10 में 5 जाएगा तो 5। देन इसके बाद ये 12 हो गया तो 12 में 5 जाएगा तो 7, और फिर ये 14 में 9 जाए 5 जाएगा तो 9 9 7 5 4 9 7 5 4 जिसमें भी लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 9 7 5 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 9 7 5 4। ठीक है, ओके, ये सबको समझ में आ गया। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है यदि प्लस गणितीय संक्रिया को दर्शाता है, नहीं, यदि प्लस गणितीय क्रिया माइनस को दर्शाता है और मल्टीप्लाई जो है डिवाइड को दर्शाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका कितनी वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 75, और प्लस को किससे स्वैप किया जाता है, माइनस से, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। कुल मिला के जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस लगाना है, जहाँ मल्टीप्लाई लिखा है वहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड लगा दिया, फिर ब्रैकेट में बंद करके रखा है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। देन इसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा के रखा, मतलब फिर डिवाइड और 10। तो सबसे पहले हमारा रूल होता है कि बोर्ड मास रूल सभी ने पढ़ा होगा। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट, देन इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। ठीक है, ये रूल आपको याद रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसने जो भी बोला था वो हमने कर दिया। ठीक है, इनके साइन चेंज कर दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखे उसे माइनस कर देते हैं। तो 75 में 25 जाएगा तो 50 आ जाएगा। फिर भागे, अब ये वाला ब्रैकेट हट गया, यहाँ से सलूशन हो गया इसका, डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, फिर भागे 10 लिखा है। तो
50 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 10 आ जाएगा, भागे 10 लिखा है तो 10 से 10 को भाग देंगे तो 10 एक अन्नम 10 होता है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। कभी भी अगर वही संख्या लिखी हुई है ऊपर और नीचे, अगर उनको भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, 0 नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 0 हमेशा घटाने के बाद आता है, ना कि भाग देने के बाद। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए सिंप्लीफाई का साइन लगा हुआ है, तो हल कीजिए। तो 9.7 प्लस 4.5, देन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, हम लिखते नहीं बन रहा है इसमें अच्छे से क्योंकि हाथ से लिखना पड़ रहा है स्क्रीन में। ओके, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस का, यहाँ डिवाइड का, यहाँ माइनस का, यहाँ पे प्लस का। तो ऐसे मतलब हर एक साइन आपस में कंबाइन करके लिख दिया है उसने। तो इनको सॉल्व करना है तो यहाँ पे बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले अभी हमने आपको क्या बताया, डिवाइड देन मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो क्या कहीं पे डिवाइड है क्या, ये देखिए ये यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले संख्या कौन सी है 3.5, यहाँ पे माइनस का साइन और डिवाइड बाई 0.7 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड को। ठीक है, एक नंबर के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद दशमलव, तो ये हट जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। जस्ट अपोजिट साइड में दशमलव के बाद हटने के बाद 0 आता है। ओके, तो 10 दोनों जगह पे आ गया। 10 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 35 को डिवाइड किया जाता है, 7 5 35, मतलब यहाँ पे अब इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अब -5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे -5 हो गया। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 9.7 प्लस 4.5 -5 -1.2 और प्लस 6.7। ये अब हमारा बचा हुआ पार्ट है। देखिए जहाँ पे भी प्लस के साइन लिखे हुए हैं उन नंबर को आपस में जोड़ देना है, जहाँ पे माइनस के साइन लगे हुए हैं उनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो प्लस वालों को आपस में जोड़ते हैं। तो 9.7, 4.5 और 6.7, तो 7 5 12, 12 7 19, 19 9 हासिल आई 1, देन 6 4 10, 10 9 19 और 19 1 20, ये 20 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। देन तो ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दिया। माइनस माइनस आपस में जोड़ जाते हैं तो उनका साइन माइनस ही आता है। तो 5 में 1.2 जोड़ेंगे तो 5 1 6, होल नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ दिया और 0.2। अब इनको आपस में घटा देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। तो 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, देन 20 में 6 जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो 14.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 14.7। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा एक रूल हम आपको बता देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में तो अगर इसका डिस्कशन किया गया है तो देखिए हमेशा जैसे आप लोग जानते हैं कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ा जाता है कभी भी तो आंसर हमेशा प्लस में आते हैं। इसी तरह माइनस को जब आपस में जोड़ते हैं तो साइन हमेशा प्लस का आता है, सॉरी साइन हमेशा माइनस का आता है। इसी तरह जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ा जाता है तो जो भी नंबर बड़ा होता है, सपोज यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए -7 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, -4, क्योंकि जो भी नंबर का साइन बड़ा लिखा रहता है उसी नंबर का साइन आंसर के साथ में आ जाता है। अब एक विशेष रूल जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए, जब प्लस को जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। इसी तरह जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। और जब प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जिनको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और एक रूल और बता देते हैं। जैसे अगर अंश में माइनस लिखा हुआ है और हर में कुछ नहीं लिखा
और सपोज करो यहाँ पे अंश में प्लस है और हर में माइनस है, तो ये दोनों भिन्न जो हैं आपस में बराबर कहलाएंगे, क्योंकि अंश में माइनस का साइन लगा है, -4/3 लिखा है, यहाँ पे 4/-3 लिखा है। इसका मतलब अंश में चाहे माइनस लगा हो चाहे हर में लगा हो, अगर भिन्न की नंबर बराबर है, अंश में 4 है हर में 3 है, तो वो आपस में भिन्न बराबर कहलाएंगी। इनको कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है नहीं बता सकते आप, इनको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका साइन सेम है। ठीक ठीक ओके, चलिए। और अगर मान लीजिए अगर अंश में माइनस का साइन लगा है, हर में भी माइनस का साइन लगा है, इट मीन्स दैट माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, मतलब ये माइनस कैंसिल होने के बाद ये आंसर 5/3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इनका सरलीकरण करना है तो उम्मीद करते हैं ये आपसे बन जाएगा, इसे कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करना है। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3 के विभाज्यता नियम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 3 का विभाज्यता नियम, 3 और 9 दोनों का विभाज्यता नियम एक ही होता है कि जब सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। सपोज 1, 2 और 3 हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो 1, 2, 3 अगर ये एक नंबर लिखा हुआ है तो इसके सभी अंकों का जोड़ करते हैं, 1 धन 2 धन 3, तो 2 1 3 और 3 3 6 आ गया इसका जोड़, तो ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। मतलब ये पूरी संख्या को हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इनका जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। तो 3 चौके 12, 3 एकम 3। ओके, देन इसी तरह 9 का भी, 9 और 3 दोनों का विभाज्यता नियम एक ही होता है। ठीक है, चलो, ज़रूरी नहीं कि जो संख्या 3 से कटेगी तो 9 से कट ही जाएगी, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से ज़रूर कट जाएगी, इतना याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है ये इसके हम लोग अंकों का योग करके देख लेते हैं। तो 9, देखो ये 1 फिर 0 फिर 9 फिर 2 फिर 1 फिर 5 लिखा हुआ है, इनको जोड़ लेते हैं। तो 9 1 10, 10 2 12, 1 13 और 13 5 18। ये संख्या जो है 3 से कट रही है क्योंकि इनके अंकों का योग 18 आ रहा है और 3 से जो है 18 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 3 18। ओके, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 धन 1 धन 3 धन 6 धन 2 धन 8 लिखा हुआ है। तो 1 1 2 2 3 5 और 5 और 6 11 और 11 2 13 और 13 और 8 21 आ रहा है, मतलब 3 से कट रहा है। ठीक है, अब फिर आप आगे देख लेते हैं, 1 और 2 3 और 3 और 6 9 और 9 और 9 9 18 और 18 और 9 3 27 और 2 29, ये 3 से कट नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंकों का योग 29 आ रहा है, 29 को हम लोग 3 से नहीं काट सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब आपके सामने, ये पेडागॉजी के क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से क्या गणित के प्रेरक शिक्षक का कथन नहीं है। गणित के प्रेरक शिक्षक का कथन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मैं बच्चों को गणित में उसी तरह से मोड़ना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ। ठीक है, एक प्रेरक शिक्षक ऐसा कभी नहीं बोलता है। ठीक है, आप गणित के साथ आसान नहीं हो सकते। मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि गणित एक आकर्षक विषय है, मुझे गणित से प्यार है, फिर भी इतनी नकारात्मक छवि है, मैं उस छवि को बदलने में मदद करना चाहता हूँ। तो एक प्रेरक शिक्षक का कथन क्या हो सकता है, ये आप लोग अपने तरीके से जो भी आपकी समझ कहते हो उसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीजगणित की समझ बच्चों को सिखाता है शब्द समस्या में स्थिति व्यक्त करना, देन प्रश्न में दिए गए संबंध में समीकरण लिखना। तो बताइए क्या दर्शाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, देन इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है,
इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देन इसके बाद गणित के शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है संचार, स्वरूप या कार्य पद्धति, गणित के प्रति अरुचि या फिर गणितीय तर्क शक्ति। मूल्यांकन अगर आप करोगे तो गणित के प्रति अरुचि को कभी नहीं देखने जाओगे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आयाम नहीं हो सकता। ओके तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए गणित का पेपर पूरा कर देते हैं। इसके पेडागॉजी के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसे कंप्लीट करवा देंगे। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? मैं इसमें जटिल एवं नाजुक संरचनाएं शामिल हैं, इसमें एक मजबूत सौंदर्य आकर्षण है। देन इसके बाद सभी विज्ञानों में सबसे काल्पनिक है, दिमाग के रचनात्मक विचारों की नई पंक्तियों को खोलने या विचार करने का अवसर प्रदान करता है। यह उन चीज़ों के बीच संबंध प्रदर्शित नहीं करता जिसकी कल्पना केवल मानवीय कारण की संस्था के माध्यम से की जा सकती है। ओके देन तो आप लोग इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ज्यामिति का भाग प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है? औपचारिक ज्यामिति, अनौपचारिक ज्यामिति, एक या दो दोनों, या एक ना ही दो। तो बताइए कौन सा भाग है जो गणित की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ओके चलिए अब चलते हैं अगले का क्वेश्चन में। क्या लिखा है? रेमेडिकल टेक्निक इज हेल्पफुल फॉर टीचिंग होल क्लास, टीचिंग replicating the class, देन इसके बाद टीचिंग इन प्ले वे मेथड, देन रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टी टू वीक स्टूडेंट। ओके तो ये हो गया आपका कक्षा, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, देन पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए, खेल विधि द्वारा शिक्षण के लिए, कमज़ोर छात्रों को सिखाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्रों के द्वारा त्रुटि की प्रकृति एवं विशेषताओं को जानना क्या कहलाता है? गणित के विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस सभी क्वेश्चनों का सलूशन बताया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्य शिक्षा में गणितीय गतिविधियों का लाभ नहीं है? क्षेत्रफल, लंबाई या चौड़ाई के अनुसार व्यय, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, कृषि गतिविधियों में व्यस्त लोगों की जीवन शैली, या फिर ब्याज मूलधन राशि जैसी अवधारणाओं का परिचय। गणित की गतिविधियों का लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ओके देन इसके बाद गणित के शिक्षण एवं अधिगम की समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं? अब परिष्कृत आकलन, रुचि की कमी, अपर्याप्त शिक्षक तैयारी। देन इसके बाद इसमें 1, 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 देन इसके बाद केवल सेकंड। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को देख करके आपको इनका आंसर बताना है। देन इसके बाद गणितीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता है? समस्या समाधान की दृष्टिकोण को हतोत्साहित करना, नई समस्या को बोर्ड पर बड़े तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, व्यावसायिक संभावनाओं की खोज करना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार गणितीय दूरंदेशी है? आदत समस्याओं को हल करने के साथ अधिक जुड़ा हुआ है और मात्र ज्ञान पर चिंतन करने के अलावा यह महत्वपूर्ण नई अवधारणाओं एवं तरीकों को निर्माण कर सकता है जिससे पहले नहीं किया जा चुका है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणितीय शिक्षण के लिए कौन सी सबसे अच्छी शिक्षण विधि है? कमी को ज्ञात करने के लिए केवल उन्हें संबोधित करना, प्रत्येक छात्र को एक दृष्टि से पढ़ाना, देन कमजोरों को पता लगाना, उनके हिस्सों को सिखाएं और शिक्षणार्थियों को अपनी मौजूदा क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अंतर विषय को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यांकन रणनीति के अनुसार किसका उपयोग किया जा सकता है? परियोजना, खेल भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण।
उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ओलंपियाड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विषय जो है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? चौखाने की रचना, समरूपता, पैटर्न या अनुपात। ठीक है, हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों की समझ में अंतराल जानना, अभिभावकों को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो ये जो है आपको 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं सब अगले वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिए हैं। हमने प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन हमने सॉल्व कराया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।